किसने बिठाया इस आदमी को? क्वेश्चन करना आता है नहीं आता है? मतलब ये कुछ भी पूछा जाएगा है? अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं? क्या होता है लड़कियां पटाना? नहीं होता क्या है ये? अरे किसने बिठाया? किसने बिठाया यहाँ पर है? किसने बिठाया यहाँ पर? किसने बिठाया? नाराज क्यों हो रहे हैं आप? नाराज कुछ भी बोले यार, लड़कियां पटाना है यार। अरे न्यूज़ चला रहे क्या चला रहा है? लड़कियां दिखाई पड़ती तो मैंने अरे हटाओ यहाँ, बंद करो कैमरा। आप इस्लाम धर्म को मानते हैं जी। कुछ कट्टरवादी जो इस्लामिस्ट लोग होते हैं, अक्सर उनके मुंह से बात निकलती है कि वीडियो बनाना या फोटोज़ खिंचाना भी या उससे पैसा कमाना प्रतिबंधित है। मैं कोई सट्टा प्रमोट थोड़ी कर रहा हूँ, इसके अंदर गलत क्या है आप मुझे ये बताइए, या ये हराम की कमाई कैसे हुई? मैंने पहली वीडियो बनाई, एक छोटा ट्राइपॉड खरीद करके उस पर अपना वीवो का फ़ोन लगा करके वो मैंने शूट किया था। हमारा एक टाइम निर्धारित हुआ कि इस समय पर हम वीडियो बनाएंगे और इस समय सबको मिलना है। तो जो सेकंड पर्सन था वो तो आ गया, लेकिन जो एक थर्ड पर्सन था वो नहीं आया। एक हफ्ते बाद उसकी कॉल आती है, कहता भाई मैं जो है वॉलीबॉल खेलने गया हुआ था। तो नए नए तरीके के बहाने होते हैं, इंसान को समझ में आ जाता है। तो फिर वहाँ से समझ में आया कि भाई जो करना है सैम तुझे खुद ही करना होगा। कि आपके परिवार में आपके पिताजी इकलौते कमाने वाले थे, आप घर के बड़े थे, बड़े बेटे थे, तो अचानक पिताजी को पैरालिसिस का अटैक पड़ा और उसके बाद घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। उन्होंने कहा कि बेटा देख, अब मतलब मुझे लगता है कि मेरा टाइम आ गया है और मतलब तुझे जो है अब ये पढ़ाई वगैरह छोड़ करके तुझे जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तब मैं जाकर किसी शॉप पे जा कर के 600 से 800 रुपये मुझे महीना मिले थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद जो है अचानक से कॉल आती है किसी की कि भाई आपके पापा को जो है यहाँ पर गिर गए हैं अचानक। मैं देख रहा हूँ किसी हॉस्पिटल के अंदर वो है और पूरा खून है, यहाँ भी पूरे में खून लगा हुआ है। तो मतलब वो टाइम ऐसा रहा था कि सर मतलब सोशल मीडिया पर इस समय लाखों की संख्या में क्रिएटर्स हैं। सब अपने अपने तरीके का कंटेंट बना रहे हैं। कोई लोगों को हंसाने की कोशिश करता है तो कोई रुलाने की, कोई पंजाबी गानों पर भांगड़ा करता हुआ दिखाई पड़ता है तो कोई बॉलीवुड के सॉन्ग्स पर थिरकता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स की इसी भीड़ में कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो समाज के प्रति अपने दायित्व को भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो समाज को दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जो वीडियोस होते हैं वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, लोगों को गाइड करते हैं और साथ ही साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक, लेकिन अपने वीडियो में अपनी बात वो ज़रूर रखते हैं। ऐसे ही एक कंटेंट क्रिएटर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, सैम के बारे में आपको बता दूं कि इनके फॉलोअर्स की संख्या मिलियंस में है और ये लाखों रुपए कमाते भी हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से ऐसी ऐसी गाड़ियां खरीद रखी हैं, बाइक्स खरीद रखी हैं जो शायद अगर कोई आम नौकरी कर रहे होते तो वो काम कभी नहीं कर पाते। तो आइए स्वागत करते हैं सैम का। सैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो कितना कमा रहे हैं आजकल? सर देखिए इतना कमा लेते हैं कि हर महीने एक आईफोन प्रो मैक्स खरीद सकते। ओफो, हर महीने अगर आईफोन प्रो मैक्स खरीद सकते हैं तो फिर आपका तो सब मामला बल्ले बल्ले चल रहा है। आपके वीडियोज में देखता रहता हूँ कि कोई भी वीडियो आपका होता है वो मिलियंस के नीचे उसके व्यूज़ नहीं होते हैं और फॉलोअर्स तो आपके मिलियंस में हैं ही। तो ये पूरी यात्रा आखिर शुरू कैसे हुई? कैसे दिमाग में आया कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूं और वीडियोस बनाऊं और वो भी ऐसे वीडियोस बनाऊं जो समाज को संदेश दें? तो ये सब शुरू कैसे हुआ? सर सन 2014 की बात है, जब मैंने पहली बार जाना कि भाई यूट्यूब नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसे हम बिना रिकॉर्ड किए, पहले ऐसा होता था चिप होती थी इसके अंदर हम मूवीज़ वगैरह गाने हो गए, ठीक है, वो भरवा के लाते थे। लेकिन जब मुझे पता लगा हम बिना डाउनलोड किए भी देख सकते हैं, तब मैंने यूट्यूब के बारे में जानना चालू करा। और सुनने में आता था कि भाई लोग कहते थे कि आप यूट्यूब से पैसे भी कमा सकते हैं। अब यकीन तो होता नहीं था कि भाई ऑनलाइन वीडियो डाल करके कोई कैसे पैसे कमा सकता था। तो उसके बारे में जाना, कोशिश करी, धीरे धीरे सोलो वीडियो बनाई, फिर लोगों को साथ लिया। फिर लोग, किसी का अलग प्रोफेशन था, किसी का अलग प्रोफेशन था और मैं भी जॉब करता था, जो मेरे साथ के 2-3 लोग थे। और फिर एक टाइम ऐसा आ गया वो लोग अलग हो गए जब मैंने कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चालू करा। एक स्क्रिप्ट लिखी कि भाई ये करते हैं, शॉर्ट मूवी टाइप की है। तो उनमें से एक बंदा आया नहीं। हमारा सुबह का सारा शूट कंप्लीट हो गया था, मोबाइल से हम लगभग शूट कर रहे थे और वो बंदा आया नहीं। फिर मैंने डिसीजन लिया कि भाई जो कुछ करना है सैम तुझे खुद ही करना होगा, क्योंकि जब आप कामयाब हो जाते हो ना तब सर लोगों की बातें वही रहती है, उनके अंदाज बदल जाते हैं। पहले वो कहते थे कि मतलब क्या कर रहा है, हर कोई बोलता है, फैमिली वाले भी बोलते थे क्या कर रहा है। जब आप आगे बढ़ते हो ना तो पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत से होते हैं, खासकर आपके रिलेटिव भी होते हैं।
ठीक है, हाँ, आपके अरे यार सबसे दोस्त ज्यादा होते हैं। तो रिलेटिव्स ही होते तो हैं। बस वही है, ऐसे ही भाई मेरे घर पे कॉल आती थी सबकी, ठीक है तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, ये देखो लड़कियों के साथ वीडियो बना रहा है, ठीक है। तो एक दिन पिताजी को गुस्सा आ गया हमारे, पकड़ के झाड़ दिया, ये क्या करता है तू लड़कियों के साथ, तो ये पता है मतलब ऐसे ऐसे कुछ हो गया तो क्या है, अब उन्हें क्या पता, वो ठहरे सीधा कीपैड वाला मोबाइल चलाने वाले आदमी। आपको सर मैं बता दूं, मेरे घर में पहला मोबाइल 2011 में आया था, वो भी कीपैड वाला। ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत इसलिए पड़ी कि भाई स्कूल में नंबर मांगते हैं घर का, ठीक है, तब जा करके घर वालों ने पहला फ़ोन लिया था। ताकि जो है बच्चे की शिकायत कर रहा हो तो हाँ ये कर कह सकते सके। हो आप, पेरेंट्स जी, जी, मीटिंग जी, वगैरह जी। बुलानी हुई, हाँ, अब मैं हाँ। जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती थी, घर का पापा का नंबर नहीं है, झूठ बोल रहा है, मतलब ऐसे बोल देते हैं। जी 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 जी। तो आपने काम शुरू किया जी। जिस समय आपकी उम्र लगभग क्या रही होगी उस समय? सर जब मैंने स्टार्ट करी थी लगभग 16-17 साल रही होगी, ठीक है। उस और टाइम वो में पहला वीडियो कौन सा था, उसके पीछे की क्या कहानी थी? क्योंकि जैसे होता नहीं है कि जैसे कोई भी क्रिएशन होती है उसे भी आप समझ लीजिए फर्स्ट लव ही लगता है क्रिएटर्स हाँ। को। कोई राइटर लिखना शुरू करता है तो पहली किताब उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वैसे ही एक क्रिएटर के लिए भी अगर आप पहला वीडियो गया होगा तो एक क्यूरियोसिटी रही होगी कि अगर गया है कैसा परफॉर्म करता है, क्या होता है, ऐसा तो नहीं बेइज्जती हो जाएगी। तो वो समझना चाह रहा हूँ मैं कि आपके मन में क्या चल रहा था उस समय जब पहला वीडियो बना और फिर पोस्ट हुआ। सर देखिए, जहाँ तक अगर यूट्यूब की बात की जाए, जब मैंने पहली वीडियो बनाई तो एक टेक, मैंने सोचा था टेक्नीशियन से रिलेटेड अनबॉक्सिंग चैनल खोलूँगा, जिसके अंदर मैं टेक्निकल चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि इतना बड़ा मैं कोई क्रिएटर या फिर इतना बड़ी मुझे नॉलेज नहीं थी कि एक पूरा सेटअप बना लूँ कि भाई लाइट की भी नीड होती है। एक छोटा सा ट्राईपोड खरीद करके उस पर अपना वीवो का फ़ोन लगा करके वो मैंने शूट किया था। कुछ टाइम तक मैंने करा, फिर उसके बाद आ गया लॉकडाउन, ठीक है सर। अब उसके अंदर भी लगभग आज मेरे टेक विद फ्यूल के नाम से चैनल है, उस पर देखेंगे आप 15-17 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो कुछ और बड़ा करने की सोचें, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में आप देखते हो कि बिना पैसे के कोई भी काम नहीं करेगा। हाँ, यार हाँ, दोस्ती में कोई टाइम भी दे रहा है तो वो भी एक लिमिटेड टाइम देगा, जब आपको दिखता है कि वो सामने वाला आगे बढ़ रहा है। तो कुछ लोग होते हैं, अब वो हो सकता है अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से पीछे खिंच गए हो या कोई और वजह रही हो उसके पीछे, मैं नहीं जानता। लेकिन हमारा एक टाइम निर्धारित हुआ कि इस समय पर हम वीडियो बनाएंगे और इस समय सबको मिलना है। तो जो सेकंड पर्सन था वो तो आ गया, लेकिन जो एक थर्ड पर्सन था वो नहीं आया। तो उस टाइम मेरी उम्मीदें मतलब बिल्कुल टूट सी गई। एक होता है इंसान कहता है मैं शाम को आऊँगा, मैंने शाम को कॉल करी, फ़ोन नहीं उठा, ठीक है। फिर मैंने अगले दिन कॉल करी, आप यकीन नहीं करोगे, जहाँ मैं 1 से 2 कॉल मिला कर किसी को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर इम्पॉर्टेंट होगा किसी के लिए तो 1 कॉल में भी कर लेगा और नहीं होगा तो 100 कॉल में भी आपकी कॉल नहीं उठाएगा। ऐसे ही करते करते पूरा 1 हफ़्ता बीत गया। 1 हफ़्ते बाद उसकी कॉल आती है, कहता भाई मैं जो है वॉलीबॉल खेलने गया हुआ था। मैंने कहा आगरा किसी ने बताया नहीं? नहीं भाई, मैंने कहा अगले दिन कॉल कर लेते, फ़ोन ख़राब हो गया। तो नए नए तरीके के बहाने होते हैं, इंसान को समझ में आ जाता है। तो फिर वहाँ से समझ में आया कि भाई जो करना है सैम तुझे खुद ही करना होगा। तो बस वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। तो आपने पहला वीडियो खुद बनाया और आज तो आपके पास मुझे पता चला है कि ठीक ठाक टीम है जो आपके साथ कोऑर्डिनेट करती है। आपके वीडियोस में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाई पड़ते हैं। तो वो लोग बाद में जुड़ते चले गए जब देखा कि हाँ भाई इनके पास तो डॉलर्स आ रहे हैं। तो पैसे का क्रेज हर किसी को होता है। और ये भी बात आपने सही कही कि जब आप कुछ नया काम शुरू करते हो तो लोगों को लगता है कि पता नहीं सक्सेस होगा, फेल होगा, लेकिन जब सफल हो जाता है इंसान तो उसके पास बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं, बहुत सारे यार आ जाते हैं और पुराने वाले रिश्तेदार जो कभी चिढ़ रहे होते हैं, अरे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, कोई काम धंधा नहीं है इनके पास, वो भी दौड़ के आ जाते हैं, अरे इन्फ्लुएंसर है भाई, एक जरा मेरे साथ एक सेल्फी हो जाए। तो एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी है कि आपके मेरे पास एक बहुत बढ़िया सी बाइक है जी। तो वो बाइक खरीदने भर का पैसा जुटाने में कितना समय लगा, कितने साल लगे? तो सर देखिए, पहली बाइक जो मेरी थी वो मेरी कावासाकी Z900 थी और अभी भी है मेरे पास, ठीक है। और वो एक सुपर बाइक की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो वो बाइक मैंने ली और उस बाइक पे भी ये समझ लो अगर मैं उस बाइक से एक वीडियो बना करके डाल दूँ ना, मेरे मिलियन पे व्यूज़ आते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, एक वीडियो पे 40 मिलियन व्यूज़ गए। अरे वाह। अच्छा, मुझे ये भी जानकारी है थोड़ा सा कि बाइक पर लड़कों को देखकर लड़कियां बहुत जल्दी इंप्रेस होती हैं। तो बाइक से आपके व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ गर्लफ्रेंड्स भी आई? सर देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब ये बात भी सच है कि भाई लड़कियां पैसे देख करके आती हैं, तो भाई दोस्तों कुछ मत करो,
ठीक है, पैसा कमाओ। ठीक है, क्योंकि आपकी शादी के वक्त भी ना लड़की का बाप ये नहीं पूछेगा क्या भाई आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रही है, और पूछेगा आपके अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है, या आपका प्रोफेशन क्या है, आप कहाँ स्टे करते हो। हाँ, ये जैसे आपने बाप की बात करी ना, तो मेरे पिताजी भी आप तो स्वर्गीय हो गए हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ मैं बड़ा सच धज के कहीं जा आ रहा हूँ तो उनका एक कमेंट आता था कि लड़के की खूबसूरती उसकी कमाई में होती है, तो पैसा कमाना सीखो, अपने आप खूबसूरत हो जाओगे। सही बात है। तो ये एक जो फादर पिताजी लोग रहते हैं, इनका नज़रिया रहता है, और मेरा भी अनुभव जीवन में यही है कि भाई अगर जेब में पैसा है तो इंसान काफ़ी कुछ पा सकता है। मतलब कहा जाता है कि पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। भी कुछ नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आपकी जेब में पैसा है तभी सामने वाले पूछेगा कि भाई तू कैसा है। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आप। अगर आपकी जेब में पैसा है, शायद आपकी जेब में आज पैसा है तभी आप यहाँ बैठे वरना शायद चैनल भी आपको ना बुलाता, चैनल ने भी आपको देखा होगा कि हाँ भाई इतने सारे मिलियंस फॉलोअर्स हैं और ऐसे ऐसे मतलब व्यूज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो चैनल ने भी काउंट ही करी होगी जी। तो आइए एक महत्वपूर्ण बात, और आप इस्लाम धर्म को मानते हैं जी, और हालांकि चलन में तो नहीं इतना ज़्यादा है, लेकिन कुछ कट्टरवादी जो इस्लामिस्ट लोग होते हैं अक्सर उनके मुंह से बात निकलती है कि इस्लाम में बहुत सारे नियम कानून हैं, बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, और उसमें वीडियो बनाना या फ़ोटोज़ खिंचाना भी या उससे पैसा कमाना प्रतिबंधित है। तो इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में, और आप कर रहे हैं तो क्या आपको अपने समाज की तरफ से कोई प्रतिरोध झेलना पड़ा, या बात कहीं ऐसे सामने आई कि भाई ये क्या कर रहे हो? सर देखिए, जब भी आप कोई काम करते हो ना, जहाँ आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हो या एक सीढ़ी चढ़ने वाले हो ऊपर, तो पैर खींचने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं, ठीक है, तरह तरह की बातें करते हैं, ठीक है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ें आप किसी भी धर्म को लेकर के चलोगे, बहुत सी चीज़ उसके अंदर प्रतिबंधित मिलेगी, लेकिन मेरा ये सवाल है आपसे कि एक बात बताइए, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो से मैं पैसा कमा रहा हूँ, किसी की जेब तो नहीं काट रहा, किसी का डाका तो नहीं डाल रहा, किसी का चोरी तो नहीं कर रहा, मैं खुद की मेहनत करके कंटेंट बना करके मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो उसमें क्या चीज़ गलत है? बहुत से लोग समझते हैं कि भाई यूट्यूब से जो अर्निंग हो रही है वो हराम की कमाई है। मैं कोई सट्टा प्रमोट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, और यूट्यूब जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो उसके ऊपर ऐड चला रही है, उसको आगे से पैसा मिल रहा है तो वो हमें पैसा दे रही है। इसके अंदर गलत क्या है, आप मुझे ये बताइए, या ये हराम की कमाई कैसे हुई? जी जी, आपकी जो बातें हैं उससे तो साफ लग रहा है कि इसमें तो भाई मेहनत का काम है, मेहनत का काम और है। जिस काम में मेहनत हो रही है, योग्यता है लग रही है अगर, तो वो काम हराम का कैसे हो सकता है? सही बात है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि सुना आप जिम में बहुत जाते हैं? हाँ सर, क्योंकि ये समझ लीजिए कि फिटनेस ही है इंसान को जो जवान बनाए रखती है, और किसी भी चीज़ को आप फुर्ती से कर सकते हो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप शरीर को सही रखते हुए अगर उसे कष्ट दे लोगे, वैसे वो कष्ट देना नहीं कहेंगे, अगर वर्कआउट कर रहे हो तो आप अचानक के कष्ट से बच जाओगे, अचानक के होने वाले दर्द से बच जाओगे। कभी कभार होता है कि भाई नॉर्मल हम चलते चलते एकदम से थक जाते हैं, या मान लो अगर सो रहे हैं तो एकदम से कहीं भागना पड़ गया, उठ करके नहीं भाग पाओगे अगर आप वर्कआउट वगैरह नहीं कर रहे हो। तो वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी ज़रूरी है, तो इंसान कम से कम 1 से 2 घंटे अपना वर्कआउट को, चाहे आप योगा करो या फिर वर्कआउट करो या पार्क में टहलने वाली एक्टिविटी आपको करते रहना चाहिए, ताकि शरीर भी एक मशीन है, अगर मशीन को नहीं चलाओगे तो जंग खाई जाएगी। और अगर बॉडी अच्छी है तो फिर शर्टलेस वीडियोस भी बनाए जा सकते हैं। हाँ, कई वीडियोस मैंने आपके देखे कि आपने एकदम सलमान खान की तरह शर्ट उतारी है तो क्या मतलब जिम जाने के पीछे, वर्कआउट करने के पीछे ये भी एक है मोटिवेशन कि हाँ भाई शर्ट उतार करके भी बन जाए, पता चला पेट निकला हुआ है तो आएगा जा स्क्रीन पे तो दिखाई पड़ेगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। फिटनेस का मेरे को शुरू से रहा है, आपको मैं बता दूं कि लगभग 2013-14 से मैं अखाड़े आता था। अखाड़े? हाँ, अखाड़े आता था, ठीक है। और अखाड़े के अंदर ये समझ लो आपको वहाँ खुद से करना होता है, वहाँ गुरुजी होते हैं, ठीक है। ऐसा शौक था मुझे कि मैं सुबह भी आता था, दोपहर भी आता था, कभी कभी मैं शाम में भी आता था, ठीक है। 3 टाइम में आता था, ना डाइट का आता पता था, ना कैलोरीज का, ना कार्ब्स का, किसी का कुछ आता पता, बस एक जुनून सवार था। ये तक आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर, ये अभी जिम करने से हैं तो उस टाइम पे ये तक फट जाते थे हमारे, कुश्ती लड़ते लड़ते, फावड़ा चलाते चलाते, रस्सा चढ़ते चढ़ते। एक बार में मैं कम से कम 3 से 5 बार रस्सा, इतनी ऊपर हाइट होती थी लगभग 2 से 3 मंजिल ऊपर नीचे मैं चढ़ जाता था।
अरे वाह, मतलब फिटनेस का आपको शौक काफ़ी पहले से रहा है, और जैसा आपने कहा कि शरीर फिट रहता है तो बाकी सारी चीज़ें भी, जैसे एक बॉर्डर फिल्म में एक डायलॉग है ट्रेनिंग को लेकर के ही है, हालांकि आर्मी ट्रेनिंग को लेकर है, कि अगर आप ट्रेनिंग में पसीना ज़्यादा बहाओगे तो जंग में आपका खून कम बहेगा। तो यानी अगर आप फिट हैं, जिस समय आपकी तबीयत बढ़िया फर्स्ट क्लास है, उस समय आप वर्कआउट कर रहे हो, तो शायद आपको हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा या कम देखना पड़ेगा। वही कहने का मतलब है कि अगर आप सही रहते हुए, तो लोगों को लगता है आज की डेट में जिम जाना है या योगा करना आपका टाइम व्यर्थ होगा, ठीक है, पैसा बर्बाद जाएगा। तो अगर आप वो पैसा बचा भी रहे हो तो एक टाइम पे आकर आपकी हॉस्पिटल वाली स्थिति हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं बीमार बहुत कम पड़ता हूँ, शायद साल में एक आध बार ही मैं पड़ता हूँ। जो लोग जिम जाते हैं, योगा करते हैं या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो बीमार बहुत कम पड़ते हैं। ये चीज़ आपको भी पता होगी। तो वही मैं कह रहा हूँ, एकदम से आपको कोई लो पेन हो गया या कुछ हो गया तो वहां पर तो उसका डबल से ज्यादा पैसा चला जाएगा ना हॉस्पिटल के अंदर। जी। हाँ, वैसे जाता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं बस हफ्ते में शायद 2-3 दिन पहुँच पाता हूँगा। हालांकि फ़ीस देता हूँ, मतलब उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई मेरी फ़ीस नहीं आई। तो चलिए, हम हमारे दर्शक भी देखना चाह रहे होंगे कि आखिर आपका कंटेंट है क्या। तो आइए कुछ आपके वीडियोज़ देखते हैं और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसको पॉज करिए आपने। अच्छा, तो इसमें भी हिंदू मुस्लिम आजकल हर कोई हिंदू मुस्लिम का ही कार्ड खेल रहा है, तो क्या क्रिएटर्स भी ऐसा ही कार्ड खेलेंगे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल गलत लेकर के जा रहे हैं। आपने शायद पूरी वीडियो नहीं देखी। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, जहां एक तरफ जो है लोग हिंदू मुस्लिम को लड़वाने में लगे हुए हैं, वहां पर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा दिखाया गया है। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तब यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कन्या पूजन के लिए, ठीक है, एक लड़की की एक कन्या की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर एक मुस्लिम चाचा रहते हैं, हम उनके यहाँ आते हैं, ठीक है। मैं मना कर देता हूँ, आप किन के पास आए हो, इनका धर्म अलग है, ये लोग अलग है, ये लोग हमें कभी नहीं समझ सकते हैं। तब वो कहते हैं चाचा कि देखिए हमारा धर्म अलग है तो क्या हो गया, हम इंसान तो एक ही है ना, हमारा खून तो लाल है ना, हम देश में तो एक ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देश को बांटने वाली है, नफरत फैलाने वाली है, लेकिन मेरी वीडियो में आपको नफरत बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो अब आप समझ सकते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था जब मैं सैम भाई को इंट्रोड्यूस कर रहा था, कि इनके वीडियोस में एक संदेश होता है। ये आम कंटेंट क्रिएटर से कुछ अलग हटकर हैं, और ये बात आपको इस वीडियो में दिखाई पड़ रही होगी कि जहां लोग हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, कॉमेडी वीडियोस बना रहे हैं, वहां पर इनका वीडियो एक इतना सुंदर संदेश लेकर आया है। बहुत बधाई सैम भाई आपको। तो ये जो आइडिया आया, ये आइडिया कैसे आया? सर ये आइडिया ऐसा आया कि बहुत से लोग जो है ना नफरत फैलाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको व्यूज़ ही वहीं से मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने सोचा यार कि थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके देखते हैं कि अगर हम हिंदू क्या ना जा करके मुस्लिम क्या जाएं, ठीक है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी को कि देखिए, कोई भी जो है ना जन्म से धर्म लेकर पैदा नहीं होता, ठीक है। अगर आप हिंदू के घर में पैदा हो गए तो आप हिंदू कहलाएंगे, मैं मुस्लिम के घर में पैदा हुआ तो मैं मुस्लिम कहलाऊंगा, कोई क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ तो वो क्रिश्चियन कहलाएगा। तो उसी चीज़ को फॉलो करता हुआ चलता है, ठीक है। कोई भी धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता, कोई भी गीता, कुरान, पुराण कुछ भी आपस में लड़ना नहीं सिखाते, सभी आपस में शांत रहने का संदेश देते हैं। सैम, आपकी सोशल मीडिया में देख रहा था, उस पर मुझे ये फ़ोटो दिखाई पड़ी, और इसके अलावा मैंने नोटिस किया कि आपके जो वीडियोस होते हैं उनमें बहुत सारी लड़कियां दिखाई पड़ती हैं, जो लड़कियों के चेहरे बदलते रहते हैं, नई नई लड़कियों के साथ आप वीडियोस बनाते हैं। तो लड़कियों के साथ वीडियोस बनाने के अलावा और क्या करते हैं आप? किसने बिठाया इस आदमी को? क्वेश्चन करना आता है नहीं आता है? मतलब ये कुछ भी पूछा जाएगा है? अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं? क्या होता है लड़कियां पटाना? नहीं होता क्या है ये? अरे किसने बिठाया? किसने बिठाया यहाँ पर है? किसने बिठाया यहाँ पर? किसने बिठाया? नाराज क्यों हो रहे हैं आप? नाराज कुछ भी बोले यार, लड़कियां पटाना यार। अरे न्यूज़ चला रहे, क्या चला रहा है? लड़कियां दिखाई पड़ती तो मैंने अरे हटाओ यार, बंद करो कैमरा। पता नहीं यार क्या समझ रहा था, एंकर है, एंकर बंद करे। आई बात समझ में? सॉरी बैठिए, सॉरी अभी निकाल दूंगा यार एंकर ही। अरे सॉरी नहीं करना यार मुझे ऐसे। बैठो सर। अरे बैठिए, मैं नया सवाल पूछ लेता हूँ। आइए बैठिए उसके ऊपर। सर आप पूछ रहे थे ना क्या करता हूँ? ये करता हूँ मैं। अरे यार, तो डरा दिया इन्होंने। मैं कहूँ मेरा सवाल तो ऐसा कुछ नहीं था। सर प्रैंक है मेरा सर, इसके अलावा मैं भाई कोई पानी वानी दो मुझे भी यार।
आप तो डरा ही दिया मुझे। सर सॉरी उसके लिए अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो। नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा, मैं शॉक्ड हो गया एकदम से कि भाई सारा कुछ इतना अच्छा अच्छा चल रहा था तो एकदम से ऐसा क्या हो गया। तो सर ये भी मेरा एक टैलेंट है। नहीं नहीं, आपका टैलेंट मैंने देखा और मेरे दिल ने भी देखा, अभी तो धौड़ा कर आए थे जी के साथ में कि भाई एकदम से क्या हो गया। नहीं। और आप बॉडी बिल्डर आदमी हैं, वैसे भी अरे मैंने नहीं, कहा सर, कम कि एक आध पंच वंच आ गए, मेरा चेहरा वेरा खराब हो गया तो मेरा तो करियर ही खराब हो जाएगा। अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं, मुझसे भी जी। अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर पड़े हैं, मैं तो जस्ट सिर्फ हेल्थ के लिए अपना नॉर्मल वर्कआउट करता हूँ बस, और कुछ नहीं। और जहाँ तक बात रही, आप बोल रहे हो कि नए नए फेस आते थे, तो देखिए जो प्रैंक होते हैं ना वो रैंडम होते हैं, ठीक है। अब एक ही बंदे के साथ आप करते रहोगे तो वो तो आपको स्क्रिप्टेड ही लगेगा, ठीक है। आप तो बोलोगे कि यार पहले प्लान कर लिया हुआ इसने जो कुछ भी है, ठीक है। तो सर यही थी सारी चीज़ें, इस वजह से आपको नए नए चेहरे दिखते हैं। और हाँ, एक बात बताइए, आपने बोला कि नई नई लड़कियाँ आती हैं तो गर्लफ्रेंड भी रही होंगी, जी 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 सवाल था आपका। तो सर देखिए एक बात बताइए, शूट करना, प्रैंक करना मेरा काम है, ठीक है। एक बात मैं खत्म करना चाहूँगा कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, वो मेरा काम है, वहाँ मैं इस तरह की हरकत नहीं करता। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है आपने कही कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और हम चर्चा में आगे बढ़ें इसके पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो परिवार है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, जैसे मुझे आपने बताया शुरुआत में चर्चा में कि जब हम बाहर ऑफ स्क्रीन थे, कैमरे से अलग बात कर रहे थे, कि आपके परिवार में आपके पिताजी इकलौते कमाने वाले थे, आप घर के बड़े थे, बड़े बेटे थे, तो अचानक पिताजी को पैरालिसिस का अटैक पड़ा और उसके बाद घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, और वहाँ पर एक बड़े भाई की जिम्मेदारी आपने उठाई और पूरे परिवार का भरण पोषण करने का आपने फैसला किया। तो वो कैसी एक स्थिति थी? सर देखिए बात है सन 2014 के आसपास की बात है, मैं 10th क्लास का मैं था और मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे फाइनल बोर्ड के, ठीक है। प्रोजेक्ट वगैरह मेरे चल रहे थे, तो तभी पापा को हार्ट अटैक आता है, ठीक है। अचानक से वो गिर जाते हैं और हम उस टाइम रेंट पे रह रहे होते हैं, तो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन वैसे ही ठीक नहीं थी। और मेरे पापा, मैं आपको बता दूं, लगभग लेबर का काम करते थे, मतलब एक जैसे मान लो कपड़े में छेद आता है ना, तो उस पर रफू वगैरह करते थे। ऐसा भी नहीं हमारी कोई अपनी दुकान थी, ठीक है, इधर उधर जा करके करते थे। लगभग डेली की उनसे 40 किलोमीटर जो है वो 20 किलोमीटर साइकिल चला करके आते थे और साइकिल से ही आते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बेटा देख, अब मतलब मुझे लगता है कि मेरा टाइम आ गया है और मतलब तुझे जो है अब ये पढ़ाई वगैरह छोड़ करके तुझे जिम्मेदारी उठानी चाहिए, पढ़ाई वगैरह छोड़ दे। मैंने कहा पापा देखो अभी मेरी 10th चल रही है, एटलीस्ट मेरे पास हाई स्कूल का तो सर्टिफिकेट हो ही जाएगा, ठीक है, ये तो कर लेने दो मुझे। और रही बात काम की, तो मैं भी काम भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब मैं जाकर किसी शॉप पे जा कर के 600 से 800 रुपये मुझे महीना मिले थे उस टाइम पे, तो वहाँ पर जा कर के मैं जॉब करता था। तो उसके बाद क्या स्थितियाँ थीं? तो सर उसके बाद जो है थोड़े टाइम तक सब कुछ ठीक चला, ठीक है। मैंने 10th कंप्लीट करी अच्छे से, काम भी करा मार्केट में जा कर के, ये समझ लीजिए आप, मैंने जहाँ मेरी 12th भी चल रही थी और साथ साथ मैं शॉप्स में काम भी करता था मात्र कुछ पैसों के लिए, ठीक है। उससे मेरा कुछ नहीं होता था, मैं घर पे ले आकर के देता था, घर में जो है अच्छे से जो है थोड़ा कुछ बन सके। तो जब पिताजी को पैरालिसिस का अटैक पड़ा तो उसके बाद उनकी दवाओं का खर्चा भी बढ़ गया होगा, वो भी एक एडिशनल बोझ आपके ऊपर आ गया होगा? सर ऐसा था, उस टाइम पे मैं संडे का दिन था और मैं जो है कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था, ठीक है। मेरे दोस्त वगैरह की कॉल आ गई थी, क्योंकि बेसिकली मैं जो है कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहा था, क्योंकि काम भी कर रहा था मैं, ठीक है। 12th वगैरह कंप्लीट हो गई थी मेरी, और मैंने कहा आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू रखता हूँ जब काम कर रहा हूँ तो। फिर उसके बाद जो है अचानक से कॉल आती है किसी की कि भाई आपके पापा को जो है यहाँ पर गिर गए हैं अचानक, ठीक है। और भाई मैं वहाँ पर जब पहुँचता हूँ तब मैं देख रहा हूँ किसी हॉस्पिटल के अंदर वो हैं और पूरा खून है, यहाँ भी पूरे में खून लगा हुआ है, और बिल्कुल मतलब ये समझ लो कि बस वो बोल पा रहे हैं, ना हाथ हिला पा रहे हैं, ना कुछ हिला पा रहे हैं। तो आज भी मतलब 1 हफ्ते तक जो है उनकी एक उंगली तक नहीं ली थी सर। अरे, तो आप सोच सकते हैं मतलब किसी का बाप अचानक से मतलब इस तरीके से अचानक से बेड पे आ जाए, तो सारा परिवार मतलब थम सा गया था, और घर का बड़ा मैं था, एकदम से सारी जिम्मेदारियां से आ गई थी। तो मतलब पापा कहते थे कि बेटा, मतलब थोड़ा थोड़ा उन्होंने बोलना चालू करा 3-4 दिन के बाद। 1 हफ्ते बाद उनकी एक उंगली हिली थी। सारी चीज़ें मैं करता, हॉस्पिटल के चक्कर काटना, उसके बाद जॉब भी देखना, ठीक है। तो मतलब वो टाइम ऐसा रहा था कि सर मतलब मैं समझ सकता हूँ आपका दुख। किसी के लिए अपने
पिता को, अपने बाप को इस तरह बिस्तर पर देखना, ना तो उसके मुंह से आवाज़ निकल पा रही है, ना उसका शरीर पूरी तरह काम कर पा रहा है। तो एक बहुत दुखद रहा आपके साथ। लेकिन अब दुनिया है और इसमें सुख दुख आते जाते रहते हैं, जैसे कहा ही गया है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि जब दुख हमारे ऊपर आते हैं तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तो आपके ऊपर दुख ज़रूर आया, लेकिन आपने उस दुख का सामना किया और मजबूत होकर उससे उभरे, आपने जिम्मेदारियां संभाली और अपने दायित्व का निर्वहन किया परिवार का। जी सर, अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि घर के जो भी बच्चे होते हैं ना, अब उन्हें ये लगता है कि भाई जैसे हमारे पिताजी जो होते हैं, जो पापा लोग होते हैं, वो घर की जिम्मेदारी में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें हमें से प्यार जताने का या प्यार करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। ठीक है, तो खासकर हम लोगों ने माँ के बारे में ही सुना है, चाहे कविताओं में, पंक्तियों में, गानों में, जैसे भी है। और पिताजी हमेशा बोझ लगते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, पिताजी भी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितनी हमारी माँ करती हैं। जी हाँ, अक्सर ये बात रहती है कि खास तौर से लड़कों के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि शुरुआती दिनों में तो अपने पिता, अपने बाप एकदम विलन टाइप पे समझ में आते हैं कि हाँ, डांटना डपटना और पढ़ो और बाहर गुंडागर्दी मत करो, गाड़ियाँ मत चलाओ, ये करो वो करो। लेकिन फिर धीरे धीरे ये बात कहीं ना कहीं एहसास होता है कि बाप के सीने में भी दिल है और उस दिल में बेटे के लिए भी प्यार है, ममता है, और उनकी डांट डपट में भी एक संदेश ही होता है। वो शायद हमें अच्छा बनाना चाहते हैं, हमारी बेहतरी के लिए ही वो सारा करते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, दर्शक भी हमारे देख पा रहे होंगे कि सैम के विचार कितने सुंदर हैं, और शायद ही उनके सुंदर विचारों के कारण ही उनके वीडियोस इतने अच्छे होते हैं और एक इमोशनल इंसान है। और कहा जाता है कि किसी भी इंसान का इमोशनल होना उसकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जब एक क्रिएटर इमोशनल होता है तो वो इमोशन स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ता है और दर्शकों को पसंद आता है। साथ ही साथ जो संदेश देने की बात सैम करते हैं तो वो बात भी दर्शकों तक पहुंचती रहती है। तो सैम, अब चलते चलते आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए, मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगा कि आज की मेहनत कल की पहचान बन जाती है, कोशिश करते रहो, ज़िंदगी आसान बन जाती है। वाह, कोशिश करते रहो, ज़िंदगी आसान बन जाती है। देखिए कितनी ऊर्जा है इस वाक्य में, कितना मोटिवेशन है। और ख़ास तौर से उनके लिए आजकल हम देख रहे हैं कि समाज में सुसाइड एक ऐसी चीज़ बनकर आई है, ज़रा सी बात पर बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं। परिवार में हस्बैंड वाइफ में ज़रा सा भी झगड़ा हुआ तो पता चला वाइफ कहीं फंदे पर लटक गई, तो लोग सोचते नहीं हैं। लेकिन सैम की बातों में देखिए, इनके चेहरे पे पॉजिटिविटी देखिए और इनके जीवन का संघर्ष देखिए। संघर्ष से उभर कर आए हैं और आज बतौर क्रिएटर, बतौर इन्फ्लुएंसर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, अपने घर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, अच्छा भला पैसा कमा रहे हैं और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो सैम से अब हम फिलहाल विदा लेंगे। सैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए